नाज़रीन, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी और हम आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार फतह हुई है और नीदरलैंड्स 287 का हदफ हासिल करने में नाकाम भी हुई। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि पाकिस्तानी टीम वनडे फॉर्मेट में 275 या उससे ज़्यादा रन का दिफा करने में कभी भी नाकाम नहीं हुई और अब तक ये उनकी लगातार 14वीं फतह भी है। और आज के मैचेस की अगर हम बात करें तो आज 2 मैचेस शेड्यूल थे। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच में बंगाल टाइगर्स ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है, जबकि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। तो पहले हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच की बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ हैं। इरफान, आपको खुशामदीद कहते हैं और इजहार बाजवा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इरफान, सबसे पहले तो आप पहले वाले मैच के हवाले से बताएं, कैसे देख रहे हैं आप इस फतह को? बांग्लादेश, मैं हैरान हो गई हूँ देख के, हालांकि अफगानिस्तान को बहुत एग्रेसिव टीम समझते रहे, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ अजीब सी नहीं रही अफगानिस्तान की पहले मैच में। देखें, एशिया कप में भी हमने देखी थी कि बड़ा शानदार बांग्लादेश ने इनके खिलाफ खेला था। असल में दोनों की अगर आप देखें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का देखें तो जो बांग्लादेश का जो मेथड है वो कन्वेंशनल है, वो ट्रेडिशनल किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं खेलते, अपनी लिमिटेशन में रह के खेलते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के पास एक ही स्कूल ऑफ थॉट के उनके लड़के फॉलो करते हैं, वो अग्रेसिवनेस है। जिस तरह की उनकी बेल्ट है, उनका वैसे बिहेवियर है, उसी क्रिकेट के अंदर भी नजर आता है। इस तरह का जब माइंडसेट के साथ आप खेलते हैं, या तो आप बहुत ऑल आउट के लिए जाते हैं, ज़्यादा रन्स कर जाते हैं, अदरवाइज या आप कोलैप्स कर जाते हैं। तो वो जो मिडल वाली जो अप्रोच होती है वो ये समहाउ नहीं ले पाते। तो उसी वजह से हमने देखा कि ये इसी तरह से वजह से ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसी तरह स्ट्रगल करते हैं। और कभी हमने ये नहीं देखा कि ये इस तरह अपने मैचेस को सेव कर पाएँ। इस तरह की नॉर्मल क्रिकेट जो फंडामेंटल है क्रिकेट की मैं बात करता हूँ, उस पर रहते हुए बेसिक चीज़ें करके इसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि एशिया कप में भी हमने देखा बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो जहन में था अफगानिस्तान की टीम के। आप कह सकती हैं किसी हद तक हो सकता है। ओबियसली बड़े 1-2 क्रूशल क्लोज मैचेस भी, श्रीलंका से बड़ा क्लोज वो हारे, हमसे एक मैच वो नसीम शाह का याद होगा आपको। जब आपको विक्ट्रीज नहीं मिलती तो आपका मोराल बहुत डाउन होता है और आप कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक आपका ज़रूर आता है और वो आपको फिर आपकी इस तरह बड़े इवेंट के अंदर भी वो हैम्पर करती है परफॉर्मेंस को। इसमें मज़ीद देखें तो ऑब्वियसली दोनों की जो स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने कहा कि स्पिन डिपार्टमेंट थी, उस पर रिलाई कर रहे थे। और जो डे मैचेस हैं, डे मैचेस में आप कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या करना है, मैंने पहले बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, क्योंकि ड्यू फैक्टर किसी ना किसी तरह हमें लगता है कि इम्पैक्ट डालेगा डे नाइट मैचेस में। और आज भी देख लें, जो दूसरा टॉस हुआ, स्ट्रेट अवे श्रीलंकन कैप्टन ने कहा कि हम चेस के लिए जाएंगे। तो ये तो ओवरऑल हर मैच में ऐसे ही नजर आएगा। भाई जो डे मैचेस है इसमें आपको कहीं ना कहीं लगता है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा। लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी कहा कि अगर हम टॉस जीते तो हम भी पहले फील्डिंग ही करते। ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि हर टीम ऐसे करेगी। डे नाइट में तो मेरा ख्याल है सेकंड किसी के पास थॉट ही नहीं है अभी तक, क्योंकि ड्यू में तो यही हुआ है। हाँ, कि जो भी टॉस जीत जितने वो चेस के लिए जाएगा। बट डे पहले मैच के वाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मैच में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डे मैच था। तो डे मैच में आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर होते हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है। बट कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि उन्होंने कहा कि हमारी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, होता ये है कि जब ड्यू फैक्टर नहीं होता तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो, और जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको आप बाद में यूटिलाइज करते हो। और वही चीज़ इन्होंने देखा बांग्लादेश ने की कि उनको कम टोटल पे आउट किया, उनके कोई बैटर को रन्स करने नहीं दिए, रिस्ट्रिक्ट किया, और फिर हमने देखा कि इवेंचुअली उन्होंने बड़ा शानदार चेस भी किया। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आप बांग्लादेश की फिर परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जैसे आपने खुद ही बताया कि उन्होंने 156 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया उनको, अफगानिस्तान को। देखिए, यही बड़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। एक आपका कोई भी कंपटीशन का जो पहला मैच होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और आपने 2 पॉइंट्स लिए। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये, वैसे तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है जितनी अच्छी क्रिकेट सारी टीम्स खेल रही हैं, बांग्लादेश के लिए सुपर 4 में आना, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना। बट अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने इंटेंट शो की। उन्होंने जब चेस करने के लिए भी आए तो टोटल आल दो कि वी नो बहुत थोड़ा था, 156 था, बट उन्होंने उसको भी कोशिश की कि 34 ओवर्स में किसी ना तरह हम जल्दी इसको पूरा करें ताकि हमारा रन रेट बेहतर हो। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। रिलेटिवली आपकी जो टीम जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो इस माइंडसेट के साथ आती है और वो ज़्यादा एवरेज के साथ, जिस पहले मैच में हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने भी बड़े मार्जिन से मैच को जीता, तो ये एक अच्छा अप्रोच है कि उन्होंने बड़ा अच्छी अप्रोच के साथ मैच को जीता। बिल्कुल। अच्छा इजहार, एक सवाल मेरे जहन में आज के मैचेस देखते हुए आ रहा था कि क्या इंडियन ग्राउंड्स की कंडीशंस तमाम ग्राउंड्स की एक दूसरे से मुख्तलिफ है? हालांकि कल इरफान जैसे कि कह रहे थे कि जो पिचेस हैं इनको दोबारा बनाया गया है,
क्योंकि एक जगह हम देख रहे हैं कि फॉलन आउट हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी पार्टनरशिप्स चल रही हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका की हमने देखी कि बहुत लंबी पार्टनरशिप चली है, जो सेकंड और थर्ड वाले इनके प्लेयर्स थे उनकी। देखिए, जो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, एरिया के लिहाज से एक किस्म का बड़े आज़म ही है, और जो वहाँ नॉर्थ में कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, और साउथ में कंडीशंस हैं, और वेस्ट में, इसमें बड़ा उसमें फ़र्क है। जिस तरह आज का जो पहला डे मैच था वो धर्मशाला में था, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो बड़े ठंडे होते हैं, और एक किस्म के जिस तरह मरी में वहाँ अभी हमारा मौसम है, उस तरह वहाँ पे मौसम है, पहाड़ी इलाका है, और जब कंडीशन डिफरेंट होते हैं, ठंडा मौसम होता है, वहाँ पे फास्ट बॉलिंग को एज होता है, थोड़ा स्विंग होती है, और एक किस्म का जिस तरह इंग्लैंड में आप देखें जब ठंडा मौसम होता है तो स्विंग और फास्ट बॉलिंग को एज होता है। इस लिहाज से बांग्लादेश को एक साइकोलॉजिकल एज तो हासिल था, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स हैं बांग्लादेश के, तस्कीन है, शोरफल है, या वो मुस्तफिजुर रहमान, वो बेहतर बॉलर है फास्ट बॉलिंग में अफगानिस्तान से। और वैसे भी ये मेरे ख्याल में मैच दोनों टीम्स के लिए एक किस्म का मस्ट विन मैच था। उसकी वजह ये है कि अगर आप हम वर्ल्ड कप में जो इस वर्ल्ड कप में टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको हम कैटेगराइज कर लें तो टॉप टीम्स तो नो डाउट 5-6 हम कंसिडर करें तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो अदरवाइज जो बॉटम में जो टीम्स हैं, या कंसिडरिंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, इन टर्म्स ऑफ जो है उसमें देखें तो नेदरलैंड्स आता है, श्रीलंका आता है, अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है। तो जब ये टीम्स आपस में मैच खेल रही होती हैं तो नो डाउट इनके लिए जो टॉप टीम्स के लिए हिलाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आपस में ये खेल रही होती हैं तो ये किस्म का मस्ट विन मैच होता है, क्योंकि अगर इन्होंने इस टूर्नामेंट में आगे जाना है तो दे हैव टू बीट ईच अदर। तो इस हवाले से दोनों टीम्स के लिए मस्ट विन मैच था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के लिए हालांकि उन्होंने वार्म अप में बड़ा अच्छा चेज किया श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ एक जिससे पहले बात की एक साइकोलॉजिकल एज बांग्लादेश को नज़र आ रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ। और जो पहले इरफान भाई ने भी बात की कि जो इनका मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा रिलाई करे अफगानिस्तान। जो रहमानुल्लाह गुरबाज है, और गुरबाज ही मेरा ख्याल है कुछ अच्छे रन्स बना दिए। तो जब वो इतना लास्ट मैच में जब इन्होंने चेस किया श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप मैच में, उसमें उनका बड़ा रोल था। तो जब टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो मिडिल ऑर्डर में इतनी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। हम इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि शायद एक अफगानिस्तान ओडीआई फॉर्मेट में काफ़ी इनएक्सपीरियंस टीम है। बांग्लादेश ओडीआई या टेस्ट 15-20 साल से खेल रही है, तो उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है लंबे फॉर्मेट में। हाँ, ये बात भी सही है कि मतलब उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, इसीलिए भी शायद अफगानिस्तान का भी ओडीआई या टेस्ट का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमने ये देखा कि वो पैचेस में, बिट्स एंड पीसेस में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन 50 ओवर का जब पूरे मैच के लिए देखा जाए तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। उन्होंने कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग भी नहीं की, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा आप देखें कोई कैच नहीं पकड़ा, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हुई जिसके ऊपर बेसिक पे रहे। इनके माइंड में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा बात करता हूँ कंट्रोल्ड एग्रेशन की, ये उस स्टेट में थे कि हमने ज़्यादा रन बनाने हैं, तेज़ करने हैं, हमने 300 लगाना है। ये इस वर्ल्ड कप के अंदर आपको देखेंगे 90% आपको 300 से या उससे ज़्यादा नजर आए, तो शायद आपको 400 भी नजर आए सेकंड मैच में। ठीक है, ये अब आप उस अप्रोच के साथ जाके हमने अक्लमंदी की कल एक, हमने ये पता था कि अगर हम जैसे शुरू में कोशिश की 3 आउट हो गए तो फिर इन्होंने अपने आप को रोक लिया, इनिंग्स बिल्ड की। हमें पता था कि हमारी बॉलिंग इस काबिल है, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि वर्ल्ड कप में 275 से प्लस हमने नहीं होने दिया, और नीदरलैंड को कंसिडरेशन में रखते हुए हमें मालूम था कि अगर हम किसी तरह 250 या 260 से भी ऊपर चले जाते तो हम सेफ हैं, हमारे चांसेस उनसे ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वाली मिस्टेक नहीं की। ये होती है एक्सपीरियंस के साथ चीज आती है कि आपने जब ज्यादा क्रिकेट खेली होती है तो आप ज्यादा लंबा टाइम उसको ले जाते हैं, क्योंकि आपको हर तरह की कंडीशंस का अंदाजा होता है। कंसिस्टेंट ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करी है, एक साइकोलॉजिकल शायद इतने बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस है कि वो सोचते हैं कि हमने कम से कम 300-325 प्लस रन करने ही है। जब हालांकि आपको एक डिसेंट स्टार्ट मिल भी जाता है जिसमें 100-125 स्कोर पे आपके 2-3 आउट और 20-25 ओवर हो गया, उस टाइम आपने मिडिल ओवर्स में मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए उस टाइम पार्टनरशिप बिल्ड करें, मोमेंटम कंसोलिडेट करें और 30-40 ओवरों तक विकेट्स इन हैंड रखें और एंड पे एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। अफगानिस्तान से आज यही गलती हुई कि जो उनके मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया और उन्होंने बहुत ही रेकलेस और दे थ्रू अवे देयर विकेट्स। बांग्लादेश ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की, शाकिब उल हसन ने, मेहदी मिराज ने और शरीफल ने और अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो अफगानिस्तान का एक उस टाइम आपको चाहिए होता है कि यू हैव टू
रीवैल्यूएट योर स्ट्रेटजी एंड चेंज योर अप्रोच। अगर आप इतनी ज़्यादा विकेट्स कर गई हैं, आपको चाहिए था कि जब आपने 122 20 से 30 ओवरों के दरमियान इतनी ज़्यादा विकेट्स कर गई, उसके बाद आपको चाहिए था कि इनिंग्स को लंबा खींचते, जिस तरह भी था 50 ओवर तक अपना 200-250 तक लेके जाते, ताकि यू शुड गिव योर बॉलर्स अ चांस। अब 150 के करीब आपने स्कोर कर लिया है और दिस इज़ नॉट डिफेंडेबल इस तरह की कंडीशन में। अच्छा, अभी मैच तो साउथ अफ्रीका का और श्रीलंका का भी हम देख रहे हैं और देखिए इरफान 382 हो गए हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है कि 400 तक जाएंगे और मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका पहली टीम है अभी तक वर्ल्ड कप में जिसने इतना स्कोर किया है, जो इतना हमें लग रहा है कि 400 भी क्रॉस कर जाएंगे। अभी इस मैच पे हम अभी थोड़ी और डिटेल में भी बात करेंगे इनिंग्स जब कंप्लीट, लेकिन थोड़ी सी मैं जनरल बात ये करना चाहूँगा। आपने दो चीज़ें करनी है जो चेज़ वाले के लिहाज से, जिस तरह हमें पता है कि हर टीम ने टॉस जीत के डे नाइट मैच में उसने चेज़ करना है। एक तो आपने 30-40 रन अपनी टीम को एडिशनल देने हैं। लेट्स सपोज आपको लगता है कि 300 एक अच्छा टोटल है, तो आपको ड्यू की वजह से 340-50 करके देने हैं। 340-50 करेंगे तो जो ड्यू फैक्टर की वजह से एक्स्ट्रा रन बनेंगे, जो चेज़ करना आसान होगा, वो अपने आप बॉलिंग को सिक्योर करेंगे। दूसरा ये है जो टेक्निक के साथ आप श्रीलंका को मार रहे हैं, वो ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे खेलेगा, इंडिया भी ऐसे खेलेगा, न्यूजीलैंड भी ऐसे खेलेगा और इंग्लैंड भी ऐसे खेलेगा। अच्छा, हम लोग शायद इंडिया भी शायद किसी हद तक कह सकते हैं हम लोग नहीं ऐसे खेल पाएंगे। हम अगर हमारी बॉलिंग का दिन हुआ तो हम रोक लेंगे, अदरवाइज हम स्ट्रगल करेंगे। ये इस तरह इसलिए खेलेंगे कि वन साइडेड ये मैच करेंगे। इन्होंने अब इस तरह की जो एक इंग्लैंड ने बेसबॉल की क्रिकेट का कॉन्सेप्ट दिया है दुनिया को, एग्रेसिव क्रिकेट का, तो उसका मतलब यह है कि आपने 99% कोशिश करनी है कि पहली इनिंग्स में मैच को फिनिश कर देना है। जो आज से 4-5 साल पहले क्या होता था कि आप पूरे 100 ओवर का मैच देखते थे, 50 ओवर, और फिर एंड तक देखते थे कौन जीतेगा। यानी कि अगर आपने 300 किया तो हर टीम का चांस है ना कि वो बना पाएगी। अगर आप 400 ऑन द बोर्ड लगा देंगे तो 99% तो पहले ही आप मैच जीत चुके हैं। बहुत एक्सेप्शनल केस शायद कुछ हो, जो हिस्ट्री में भी शायद एक दफा हो चुका है कि 400 प्लस चेज हुआ है, तो आपने तो मैचेस जीतने हैं। तो अब टीम से इस तरह खेलने हैं। हम अपनी टीम के हवाले से भी यही बात कर रहे थे। आज मैं प्री शो में भी अपने लेजेंड से यही रमीज राजा और अजय से पूछ रहा था कि अगर हमारे बाबर का जो स्ट्राइक रेट है वो 84-85 है और एवरेज उनकी सबसे ज़्यादा है, तो हमें हेल्पफुल नहीं होगी। अच्छा। हमें हेल्पफुल तभी होगी कि जब बाबर का स्ट्राइक रेट भी 100 अबव होगा, रिजवान का ऊपर होगा, इमाम का ऊपर होगा। तो फखर पे हम क्यों स्टिक कर रहे हैं? सबको पता है फखर आउट ऑफ फॉर्म है, आपको टीम से बाहर कर देना चाहिए। बट थिंक टैंक क्यों उसको रखा हुआ है? मैनेजमेंट इसीलिए उनको एंडोर्स कर रही है कि आप खेलें, कि उनको पता है कि फखर इज द ओनली प्लेयर इन द टीम जो अगर हमें इस तरह का मुकाबला पड़ गया आगे, जब 325-350 करने पड़ गए, तो फखर के अलावा कर ही कोई नहीं सकता। तो इस वजह से आप एक ही प्लेयर पर लाइक करें। अब हर टीम में देखें, इनकी टीम में 3 ऐसे प्लेयर हैं जो 150 या 300 के स्ट्राइक रेट पे भी अपने आप को गेयर अप कर सकते हैं। हमारी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है। इंग्लैंड के पास भी 3-4 में क्या पाकिस्तानी टीम में फिर जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि फखर को वो इसलिए खिला रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सिर्फ फखर ही चलेंगे। तो जो मीदा चल गया तो चल गया, जो मीद था कहते हैं। मीदे वाली बात ही है जो हमारी टीम के लिए एक रीजन मैंने जिस तरह एक्सप्लेन की, हैविंग सेड दैट, कि आपके लड़के 50 ओवर खेल के 400-350 नहीं कर सकते, ठीक है। फखर एक ऐसा बैटर है, अगर वो लंबा खेला, ठीक है, वो टीम विकेट पे खड़ा हुआ, उसने 125-150 करने वाला वो एक ही बंदा है कि जो लंबा भी खेल सकता है और तेज भी खेल सकता है। तो इसी वजह से आप एम्फेसाइज कर रहे हो, उसको बैक कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो कि यार वो किसी तरह फॉर्म में आ जाए। बट मेरा पॉइंट ये है कि टीम एक बंदे की नहीं होती। जैसे हमने कल नसीम शाह की बात की कि नसीम शाह के एक जाने से शाहीन को क्या हो गया, हारिस रऊफ क्यों नहीं आउट कर रहा? आपने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी है। तो पाकिस्तानी इरफान, मैं आपको यहीं पे रोकती हूँ, हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है और वापस आके मैं एक बहुत जरूरी सवाल पूछूंगी, आप तब तक तैयार हो जाते हैं। जी, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। जी, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और आई होप कि इरफान अब रेडी होंगे मेरे बहुत मुश्किल सवाल के लिए। मैं भी और रेडी हो लूं, आप इज़हार मेरे से पूछ लें। अच्छा, अभी आप और रेडी हो ना? चलिए मैं इज़हार से पूछ लेती हूँ। इज़हार, साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो बहुत शानदार जा रही है और स्कोर भी अभी हमारे सामने है, 400 प्लस हो चुका है। तो 3 प्लेयर्स ने सेंचुरी भी की, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, श्रीलंका जब से इंडिया से जो मोहम्मद शामी का वो ओवर है जिसमें उसने 4 विकेटें ली श्रीलंका के खिलाड़ियों की, पूरा मिडिल ऑर्डर डिस्ट्रॉय कर दिया एशिया कप के फाइनल में, उस मैच में जिसमें वो एशिया कप में 50 रन पे ऑल आउट हो गए, अभी तक मुझे लगता है उस मैच से वो क्या जो सदमा है उससे बाहर नहीं निकल पाए। उसके बाद आपने 2 वार्म अप मैच देखे, दोनों वार्म अप मैच में बांग्लादेश से भी हार गए टारगेट, और दूसरे वार्म अप मैच में भी वो अफगानिस्तान से भी हार गए। तो इतने वो अंडर प्रेशर है इस टाइम, बहुत एक बैड पैच से गुजरे हैं। और अब जो पहला वर्ल्ड कप मैच था उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ,
अगर आपने 400 प्लस ज़्यादा स्कोर खा अब लिया क्या हालत होगी अब तो उनकी? कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई चांस इनका इस मैच अभी में। तकरीबन एक पूरा ओवर और 3 बॉल्स बाकी हैं, तो 404 तक तो पहुंच गए। इरफान जैसे ब्रेक में कह रहे थे कि 425 तक लगता है जाएंगे, कोई- तो चांसेस तो वही हैं। अच्छा इरफान, जैसे आप बात कर रहे थे कि जैसे कि श्रीलंका ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया, और जैसे कि मैं पहले भी बात की थी कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने भी यही कहा क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन जो अभी स्कोर हो गया है वो तो ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका की जो प्लानिंग थी, उम्मीदें थी, उन पे ड्यू क्या पानी सब कुछ फेर दिया है। ये मैं कह रहा था कि ये आप सिचुएशन काफी मुश्किल हो गई है। देखिए यही अच्छी टीमों की चीज़ है कि जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पूरा डोमिनेट करती हैं, वो हाँ। अपोजिशन को कोई चांस नहीं देती। ये हमारी अपनी टीम से भी यही गिला है कि आपने अगर किसी टीम के 4-5 आउट किए तो हम फिर भी रन करवा देते हैं। अच्छा बैटिंग के अंदर आपको अच्छा स्टार्ट मिला, 150-200 पे कोई आउट नहीं है, एक आउट है, हमें 400 करना चाहिए, हम 300-325 करते हैं। तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर बात करें तो वो टोटल माइंडसेट चेंज हो चुका है। जो 90s की क्रिकेट थी वो थोड़ी इवॉल्व होकर 20s में हमने देखा कि वो डेकेड डिफरेंट रहा। सिंस इंग्लैंड ने जो एक 5-6 साल से एक माइंडसेट ओवरऑल चेंज किया, पहले ऑस्ट्रेलियन ने बड़ा डोमिनेट किया, वो वन साइडेड हराते थे हर टीम को, वो किसी मैच में किसी टीम को खड़ा नहीं होने देते थे। अब बाकी टीमों ने 2015 के बाद जब ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी थी तो उन्होंने सोचा ये तो डोमिनेंस इनकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये किसी टीम को जीतने देते, तो बाकियों ने वो मेथड अडॉप्ट किया अपने अपने स्टाइल से। तो अब देख लें कि अब ऑस्ट्रेलिया से ये टीमें ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कर रही है, बट जो एक डोमिनेंस थी कि 80-90% ऑस्ट्रेलिया ने जितना, वो अब कम हो गया, रेशो 55-60 पे आ गया। अब टीम उनको उतना टफ टाइम देती है हमेशा। और अगर आप इवेंट देखते हैं तो कई दफा ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल फाइनल में नहीं भी नजर आता, ये टीमें नजर आ रही हैं बाकी। तो ये एक माइंड सेट है जो आप टीमों ने अडॉप्ट कर लिया। और मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बात करते हैं हम, ये साइंटिफिक, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हो चुकी है। साइंटिफिक क्या है कि आपने एक इस तरह अपनी टीम का सिस्टम अडॉप्ट करना है कि ओपोजिशन को रीड करना है, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ को देखना है और उसके बाद उस पर अटैक करना है। अब तो जंगों में भी यही चलता है, क्रिकेट भी जंग है तो उसमें भी ये इसको चीजें तो हमने जंग भरी, और ये इसने तो कहा भी यही था ना, वर्ल्ड की जंग, वर्ल्ड कप की जंग। तो ये 10 टीमें वर्ल्ड कप की जंग में शामिल हैं। और ये लाठी चार्ज, जो हम वैसे तो लाठी चार्ज कहूँगा, ये दिस इज नॉट द बैटिंग, ये बेसिकली लाठी चार्ज है। और जैसा इजहार ने कहा कि 3 प्लेयर ने सेंचुरी बनाई, आप देखें तीनों की सेंचुरी डिफरेंट है। उनका कैप्टन जल्दी आउट हुए तो डीकॉक ने और दुसन ने, दोनों ने सेंचुरी बनाई, बट उनका स्ट्राइक रेट आप समझ लेंगे 90 और 110 था। बट जैसे ही आगे आए तो मार्करम ने जो सेंचुरी बनाई, आप देखें कि उन्होंने 48 बॉल्स पे सेंचुरी बनाई। उनको पता था पहले, दोनों जो दुसन और डीकॉक थे, कि मेरे बाद जो आने वाले हैं उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस ज़्यादा खेलने वाले हैं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा रिस्क लिया कि अगर हिटिंग होती है ठीक है, अदरवाइज हमें आउट हो जाना चाहिए। उनके आउट होने के बाद उनको पता था कि हमारे डगआउट में ऐसे लोग हैं, हम अगर 50 ओवर खेलेंगे तो हम 325 से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। तो ये एक इतनी क्लैरिटी आपकी अगर डगआउट के अंदर, आपके बेंच के ऊपर जो बैठे हैं लोग, उनको जब होती है तो हर बंदे को अपना रोल पता होता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो मेरे से ज़्यादा बेहतर। अब ये जो 15-20 ओवर है, ये मैंने आने वाले 3-4 लड़कों को देने हैं। और रिजल्ट आपके सामने। इरफान, हम 425 की बात कर रहे थे, जिस तरह 6 लग रहे हैं और चौके लग रहे हैं, ये 450। तो इजहार, ये तो अब श्रीलंका के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? इतना बड़ा जो स्कोर है उसको चेस करना, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कोई स्ट्रेटजी नहीं, इसमें तो आपने बस जाना है और आपने घुमाना है और कोशिश करनी है कि आप ग्राउंड से अग्रेसिव। देन अगेन जो ओडीआई क्रिकेट है या क्रिकेट है, इट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। अब ऐसे भी हमने देखा है कि 20 ओवरों में, 10 ओवरों में 10 ओवर में 100 प्लस स्कोर भी टीम्स कर लेती हैं, 20 ओवरों में 200 तक भी स्कोर्स कर लेती हैं। विद एवोल्यूशन क्रिकेट चेंज हुआ है। पहले एक तो ये दौर था जब आपने देखा कि 90s में 200 स्कोर भी बड़ा डॉन्टिंग किस्म का होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 250 बहुत डॉन्टिंग किस्म का स्कोर हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ पीरियड जो टारगेट क्या होना चाहिए वो 250, 300, 350, 400 भी लगता है कि हो जाएगा। तो इफ़ दे हैव टू स्टे इन द गेम, तो उसका एक ही सिचुएशन है, एक ही तरीका है कि आपने कोशिश करनी है कि 20-25 ओवरों तक आप एटलीस्ट विकेट्स इन हैंड और इतना मुनासिब स्कोर कर लें कि 150 तक हो जाए या 250 तक हो जाए, कि एंड में फिर आप फुल फ्लेज स्लॉग करें। और इतने आजकल के जो मॉडर्न बैटर्स हैं उनमें ये इतना ज़्यादा T20 खेलने का खेल कर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये उन्होंने स्किल डेवलप कर ली है कि बहुत 10 इन ओवर भी किया जा सकता है, लेकिन फॉर दैट दे हैव टू स्टे इन द गेम फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। बेशक शुरू में बहुत ज़्यादा अगर इतना रन रेट नहीं भी होता तो दे शुड गिव देम सेल्फ अ चांस और लंबा खेलें। आपने देखा कि साउथ अफ्रीका का भी जो इनिंग्स है, अचानक से नहीं वो
इनका रन रेट 8 प्लस किया और वो 400 से ऊपर ले गए फॉर ग्रेटर पीरियड ऑफ द इनिंग्स, मतलब 25-30 ओवरों तक उनका रन रेट 6 इन ओवर टू 7 इन ओवर था। जो आखिरी पीरियड था इनकी इनिंग्स का, जो उसमें 30 ओवर्स ऑनवर्ड्स, फिर उन्होंने एक चार्ज लिया और उन्होंने इसको 6 रन पर ओवर और 7 रन पर ओवर से लेकर उसको 8 रन पर ओवर तक ले गए। तो श्रीलंका को भी चाहिए कि एग्रेसिव क्रिकेट खेले, लेकिन बहुत ही रेकलेस क्रिकेट ना खेलें कि वो उनकी टीम 400 करने की कोशिश में 10 ओवरों में भी 100-125 स्कोर के ऊपर ऑल आउट हो जाए। और अगर मैच हार भी रहे हो तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ डिफीट को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं कोशिश करें, क्योंकि नेट रन रेट बहुत क्रूशल है। मेंटली तौर पे तो बेचारे हार ही चुके होंगे जो कंडीशन। अगर वो हार भी जाए नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। अगर वो हार भी जाएं तो इतने बुरे रन से ना हारें कि पूरे टूर्नामेंट से वो निकल जाए। अच्छा, तो इरफान, इसके लिए अब जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि अब वो चेस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, वैसे तो जाहिर सी बात है अब ये डिसाइडेड है कि श्रीलंका के कौन से प्लेयर्स आएंगे बैटर्स और वो पहले खेलेंगे, लेकिन आपके ख्याल में श्रीलंका के कौन से ऐसे बैटर्स हैं जो आके अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं, अच्छा आगाज दे सकते हैं? आपने कहा ना वो क्या कर सकते हैं, वो जिस तरह बंदा जाता ना शेर के सामने, तो शेर आया था कहता मैंने कहना जो करना शेर करेगा, तो जो करना था शेर ने कर दिया। अच्छा, नहीं, अगर हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो जैसे बात करते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, चलें वो तो खेलते हैं, उनका ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे एरिया ही कोई नहीं है तो फिर श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है? देखिए अब उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं रहेगी एक्सेप्ट दिस के उन्होंने पहली बॉल से अटैक करना है, दुआ साथ करनी है कि ड्यूफ आए। ड्यू की वजह से 1% जो चांस था 99, तो क्योंकि क्रिकेट है तो हम 1% रख सकते हैं। एशिया कप में हम बारिश की दुआ कर रहे थे। नहीं, ड्यू की बात करो, ड्यू अगर आ गई तो जो 1%, क्योंकि क्रिकेट है तो हम जब तक लास्ट बॉल नहीं होती तो हम मार्जिन दे सकते हैं, उन्होंने किया तो वो भी कर सकते हैं। वैसे तो 99% जिस तरह मैंने कहा कोई चांस नहीं है, बट 1% वही है कि ड्यू अगर आ जाती है और ड्यू के बाद उनके बॉलर्स की ग्रिप करना मुश्किल हो जाती है और ऊपर से कोई बहुत आउटस्टैंडिंग स्टेप आपको स्टार्ट मिल जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है। तो आपने पूछा था कौन से ऐसे बैटर हैं, बैटर तो मेरा ख्याल है सबको ही परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन कुशाल एक ऐसा इनका मुझे लगता है बैट है कि वो अगर शुरू में अच्छा करता है और उसके पास पावर हिटिंग भी है और लंबा खेल सकता है। बाकी तो पाकिस्तानी टाइप के प्लेयर हैं कि वो मनूवर करते हैं, इनिंग्स बिल्ड करते हैं, वो बहुत पावर हिटिंग नहीं है। एंड में शानिका उनके कैप्टन है, वो पावर हिटिंग कर लेते हैं। तो 1-2 प्लेयर हैं जो बड़ा रन करते हैं, बट ऊपर से स्टार्ट करने जाए, बट वो इतनी बड़ी हिटिंग नहीं कर सकता जैसे कुशाल की बात करें तो। रह गई है, 427 हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये फिर हम दुआ कर लेते हैं, अगर नहीं कर सकते हम दुआ कर लेते हैं। तो अच्छा, अभी मैच की पहली इनिंग तो है वो खत्म होने वाली है चौथे मैच की, मैं दूसरा मैच कहने लगी थी, आज का दूसरा मैच अभी कुछ ही देर में दूसरा शुरू हो जाएगा। ड्यू फैक्टर अब हम बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, कितना ज्यादा असर करता है, क्योंकि दिल्ली में ये मैच हो रहा है और दिल्ली का और लाहौर का वेदर ऑलमोस्ट सेम होता है, वैसे कंडीशन होती है। अगर हम लाहौर के वेदर की बात करें तो यहाँ पे आजकल शाम को मौसम भी कुछ ठंडा होता है, ड्यू फैक्टर भी आ जाता है। देखती है ना लॉन पे आप अपने ड्यू आई है तो अगर इधर आप समझ ले आपके लॉन में आ रही ना ड्यू, समझ ले दिल्ली में भी मस्त है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, उधर आनी है। तो ये मेरा ख्याल है जिस तरह डिफरेंट वेन्यूज आपने शुरू में कहा कि उधर डिफरेंट वेन्यूज पे खेलते हैं, वो बहुत दूर है, कुछ नॉर्थ में है, कुछ साउथ की तरफ है, तो ये क्योंकि पाकिस्तान के बहुत करीब है लाहौर के और हमें आइडिया है कि इधर कैसा वेदर है। यही सेम हाउ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उधर भी ड्यू इन्वॉल्व होगी। तो ये श्रीलंका उसी पे ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए सोच रहे कि दुआएं कर रहे कि ड्यू ज्यादा आए, जल्दी आए, क्योंकि कल ये भी था और उन्होंने कल नीदरलैंड ने भी यही किया, उन्होंने 20-25 ओवर तक पहले रोका, 2 विकेट्स लूज की, उन्होंने वेट किया कि ड्यू आएगी और फिर हम चार्ज करते हैं, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। जब ड्यू नहीं आई और जब वो चांस लेने की तरफ गए तो फिर पाकिस्तान ने उसको कैपिटलाइज किया और जब तेज खेलने के लिए, ये तो मेरा ख्याल है। अच्छा, ये इसके क्या रीजन क्या है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले फील्डिंग का फैसला कर रही है? ड्यू की वजह से ना जी, ड्यू की वजह से ही सिर्फ ड्यू में क्योंकि आपका बॉल गीला हो जाता है, गीला बॉल ग्रिप करना मुश्किल है, एक तो वो सीम स्विंग नहीं करेगा, स्पिनर के लिए तो समझ लें कि वो उसकी 90% सारी एबिलिटी खत्म हो जाती है। फास्ट बॉलर तो फिर चले सीधी बॉल फेंक लेगा, स्पिनर तो वो भी नहीं फेंक सकता, पहली इनिंग कंप्लीट हो चुकी है, लाइन लेंथ भी उसकी खत्म हो जाती है, तो इस वजह से सीधा। वैसे भी जो बैटिंग कंडीशंस होते हैं उसमें किसी भी टीम की कोशिश होती है कि हम सेकंड बैटिंग करें, और बैटिंग कंडीशन में कोई भी जब आप एक बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं एंड यू नो व्हाट टारगेट इज ऑन बोर्ड, आपने कितना चेज करना है, तो वो बहुत आसान होता है उसको चेज करना एज अपोज टू डिफेंड करना। सेकंड बॉलिंग में जब आपको टारगेट जितना मर्जी भी आप रख लो, और व्हेन यू बैटिंग फर्स्ट इन बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस आपको आइडिया नहीं होता कि हमने कितना स्कोर करना है, विच आवर टीम विल बी एबल टू डिफेंड।
हाँ। आया 300 करना है, इज इट विल दैट बी इनफ, या 350 करेंगे विल दैट बी इनफ। लेकिन जब आप बैटिंग सेकंड कर रहे होते हो और बैटिंग कंडीशंस होते हैं तो आपको पता होता है कि ये टारगेट है, हमने इस स्ट्रैटेजी से खेलना है, इस रन रेट से खेलना है। जैसे अभी हम जैसे consolidate साउथ कर अफ्रीका सकते के हैं। कैप्टन ने कहा कि हम टारगेट इतना बड़ा देंगे कि उनके लिए चेस करना मुश्किल हो जाए। वो तो डेफिनेटली अगर आपने बैटिंग कंडीशंस में पहले बैटिंग करने हैं तो फिर तो यही स्ट्रैटेजी है कि आप इतना बड़ा टारगेट दें कि साइकोलॉजिकली दूसरी टीम के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाए उसको चेज करना। लेकिन अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ गेम अगर हर दफ़ा तो नहीं कोई टीम 425 कर सकती, जाहिर है। तो आप जब बैटिंग सेकंड करते हो तो आपको आइडिया होता है कि कितना टारगेट है और उसको डिफेंड उसको चेज करना फिर आसान होता है बैटिंग फ्रेंडली के अच्छा लिए। इरफान, पहली इनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 429 रन का जो है वो टारगेट दिया गया श्रीलंका को। अगर श्रीलंका के अलावा ओवरऑल बाकी टीम्स की बात करें तो उनके लिए भी बड़ा हाई स्कोर नहीं है कि हम भी कैसे इतना स्कोर बनाएंगे? बड़ा ये कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो अच्छा ऐसा? क्वेश्चन ये है कि दो चीज़ें इसमें श्रीलंका के पार्ट पे ये है कि उन्होंने ये सोचना है कि ये एक दफ़ा 434 चेज हो चुका है, तो हमें ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कभी दुनिया में हुई नहीं, तो हाँ, एक सही है। पॉजिटिव के साथ ही उन्होंने जाना है कि एक दफ़ा हो चुका है तो हम भी कर सकते हैं। दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है। दूसरा ये है कि जो साउथ अफ्रीका के लिए बोला जाता है चोकर्स हैं, हर बड़े इवेंट के अंदर सारा साल क्या 3 साल अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, 4 साल वर्ल्ड कप में आके कोलैप्स कर जाते हैं। तो अब इस दफ़ा जो इन्होंने आज पहला मैच खेला है, इन्होंने शायद मैसेज देने की कोशिश की है दुनिया को कि जी इस दफ़ा हम सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करने आए वर्ल्ड कप में, हम जीतने आए हैं, कुछ करने आए हैं। तो ये जो 2-3 मंथ से भी लास्ट क्रिकेट खेल रहे थे इसी तरह की खेल रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हैं, और एक अच्छी चीज़ जो मुझे साउथ अफ्रीका की आज लगी, ये स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलते, बट इस दफ़ा आज हमने देखा कि उन्होंने स्पिनर को बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। और श्रीलंका के स्पिनर कोई नॉर्मल स्पिनर नहीं, अच्छे खासे स्पिनर है, तो अगर उनको अच्छा खेल रहे हैं तो ये फिर पाकिस्तान, इंडिया के उनके स्पिनर को भी बहुत अच्छा खेलेंगे। तो फिर वही वो जो शुमाइला की बात है कि मतलब जो बाकी टीम्स हैं उनके लिए भी एक तरह से खतरे की हाँ, घंटी है बिल्कुल कि उन्होंने भाई साउथ knock किया। अफ्रीका ने इतना बड़ा स्कोर कर लिया है, और अगर जब उनके साथ ये मैचेस खेलेंगे तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ही टारगेट है, तो जी। उसके लिए भी तैयारी भी इसका मतलब पहले से खास तौर पे पाकिस्तान देखिए वो को पहले मैच में अपनी अप्रोच बता के सब टीम करेंगी। हम कल जीत तो गए, हमने खुशी तो सेलिब्रेट की, बट हमारी जो जर्नी था वो बैटिंग जो थी खास तौर पे वो स्मूथ नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से हमने 287 थोड़ी 1-2 पार्टनरशिप की वजह से लगाए। बिल्कुल इस तरह ये हिटिंग हो गई है, ये हमने पूरे मैच में नहीं देखी। किसी प्लेयर ने सेंचुरी तो बड़ी दूर की बात, कोई अच्छा भी जिस तरह जा रहा था कि हमें लगे कि पूरे डोमिनेट कर रहा है वन साइड। बिल्कुल तो exactly ये ऐसे ही है। आपके जब प्लेयर इंडिविजुअल लेवल पे भी और टीम भी अपने लेवल पे बताती है कि जब हम आ गए। और अब जब साउथ अफ्रीका के इस इनिंग्स के बाद रिगार्डलेस कोई भी ऑपोजिशन होती, जब इतना बड़ा टोटल ऑन बोर्ड लगा देते हो, तो जब कोई भी टीम अब इनके खिलाफ खेलेगी, चाहे ये पहले बैटिंग करे तब वो डरेंगे कि यार अगर इनको बैटिंग दी है तो 450 मारते हैं। अच्छा अगर बाद वो में करेंगे तो भी डरेंगे। बाद में करने के लिए डरेंगे कि यार इनकी तो बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, ये तो पहले करते हैं, तो अगर वेट बॉल इनको मिल गई ये तो 20-30 ओवरों में पूरा कर देंगे। तो बिल्कुल। उन्होंने ये तमाम साइकोलॉजिकली तमाम टीमों को ये मैसेज दिया कि जी तैयार हो जाए, वी आर तैयार हो चलिए जाए। उनको तो हमें मैसेज मारना है। दिया है, साथ हम भी श्रीलंका के लिए दुआएं करते हैं घर जाके और नाजरीन से इजाज़त लेते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय करने के लिए सुनो न्यूज़ की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन से जुड़े रहें। और हाँ, रात 11 बजे तजसियों, कहकों और कॉमेडी से भरपूर वर्ल्ड कप मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।